20 सुबह के 4 बजे वहाँ पर एक छोटा सा स्वीट्स बना हुआ था। उमंग अपनी गाड़ी से उतरता है और उस स्वीट्स के अंदर चला जाता है। वह जब वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है संजू के मुंह और हाथ पैर बंधे हुए थे और वह वैसे ही बेड पर सो चुकी थी। उमंग उसे देखता है और एक कंबल उठाकर उसे उठा देता है और कहता है, चैन की नींद सो जाओ, तुम्हें तो मैं कल बताता हूँ। कहकर वो उस कमरे से बाहर चला जाता है तो वहीं दूसरी तरफ छवि को धैर्य के कमरे में लाया जाता है। धैर्य कुर्सी पर बैठा हुआ था और छवि अपने पैर के ऊपर पैर रखकर उसके बेड पर बैठी हुई थी। छवि प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, तुम तो मुझे रात भर सोने ही नहीं दे रहे हो। अरे मुझे नींद आ रही है, कब से बैठी हुई हूँ। एक तो कंसर्ट में क्या गाना गाया याद तुमने, वह जो थे वह दोनों तुम्हारे मॉम डैड थे क्या। धैर्य अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम्हें उनसे क्या, वह चाहे मेरे कोई भी हों। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे पब्लिक के सामने मुझे किस करने की। छवि कहती है, मतलब मेरा होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ और फ़ैन को अपने आइडल के बारे में सब पता होना चाहिए। और दूसरी बात, हो सकता है मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ भी बन सकती हूँ। और जहाँ तक बात है किस करने की, मैंने तो तुम्हें पहले भी किस कर लिया है, तो सबके सामने करने में क्या ही दिक्कत है। धैर्य करवाहट के साथ कहता है, मैंने तुमने पहले भी कहा था मुझसे पंगा मत लेना। मुझे पता है तुम एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसका स्टेज कैसा है और कहाँ पर कैसे बात करनी है। और जहाँ तक बात रही मेरी फ्यूचर वाइफ की, मैं ज़िंदगी भर कुमारा रहना पसंद करूँगा, लेकिन तुम जैसी लड़की से शादी करना नहीं। पता नहीं माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं, जब देखो तब चिपकती ही रहती हो। दूर रहा करो मुझसे और चली जाओ यहाँ से। छवि जिसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, जब उसकी बात सुनती है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से उतर जाता है। यह भयात धैर्य जो उसे घूर रहा था वह नोटिस कर लेता है। फिर अचानक छवि मुस्कुराकर कहती है, मुझे क्या पता माँ बाप बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, मेरे तो कोई माँ बाप ही नहीं है। हाँ लेकिन यह बात सही है कि मैं एक रईस बाप की बेटी हूँ, लेकिन बाप तो नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छे अंकल हैं। कहते हुए वो खिलखिलाकर हंसती है और आगे कहती है, तुम चाहो तो उनके पास मेरा रिश्ता लेकर जा सकते हो। मेरी जैसी बीवी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, समझे। और मुझे अब नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ। तुम जाना चाहो तो किसी और कमरे में जा सकते हो। धैर्य उसकी बात सुनकर थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील करता है और फिर आगे कहता है, तुम मेरे कमरे में नहीं सो सकती और तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर क्यों आई हो। छवि जो कि बेड पर लेट चुकी थी वह कहती है, मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ और मुझे तुम्हारा कंसर्ट देखना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँची। और वैसे भी अभी तो वीकेंड चल रहे हैं, तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे असाइनमेंट पूरी करने में मदद कर सकती हूँ। धैर्य गुस्से से कहता है, तुम मुझे रिश्वत दे रही हो, निकलो मेरे कमरे से और मुझे कोई तुमसे मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं करवाना है।
यह कहकर वह उसके हाथों को पकड़ता है और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर निकालने लगता है। तो छवि उसके गले में अपने हाथों को डालते हुए कहती है, देखो, आज तक मुझसे ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया है। अगर मुझे थोड़ी सी भी चोट आई ना तो मैं तुम्हें किस कर दूंगी। वह बहुत ज़्यादा सोच कर कहती है। धैर्य उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, तुम्हें जरा सा भी शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं है ना छवि। छवि कहती है, शर्म अगर मैं करूँगी तो तुम क्या करोगे। तुम तो वैसे भी एक नंबर के शर्मीले हो, इसलिए एक तो वो बेशर्म होना चाहिए, और वैसे भी मेरे जैसे क्यूट लोग दुनिया में बहुत कम हैं और तुम एक नंबर के खड़ूस हो। हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी होगी ना। खड़ूस मैचो मैन एंड क्यूट बेबी गर्ल। धैर्य उसके ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और कहता है, तुम अपने आप को कौन से एंगल से बेबी गर्ल समझती हो। मुझे तो एक नंबर की छछुंदरी लगती हो, जो जब देखे तब जहाँ चाहे वहाँ फुदकती रहती है। छवि अपना मुंह फाड़ कर कहती है, क्या तुम मुझे छछूंदरी कह रहे हो। रुको छछूंदर के बच्चे, अभी बताती हूँ तुम्हें। यह कहकर वह उसे धक्का दे देती है, जिस कारण धैर्य बेड पर गिर जाता है। छवि जल्दी से लाइट बंद करती है और उसके कॉलर को पकड़कर उसके ऊपर लेट जाती है। धैर्य उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन छवि पूरे तरीके से उससे लिपट चुकी थी। थक हार कर धैर्य वैसे ही फैल कर सो जाता है, क्योंकि कंसर्ट के कारण वह काफ़ी थक चुका था। उसके सोने के बाद छवि अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है और ब्लैंकेट उसे उड़ाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह बीच जब संजू की आंखें खुलती हैं, तब वह अपने सामने दो जोड़ी पैर को देखती है और वह धीरे से अपना सिर ऊपर करके देखती है। उसके हाथ पैर खुल चुका था और मुंह भी। जब वह अपने सामने एक राक्षस को देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। आ उमंग, जो कि अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाकर खड़ा था, वह मास्क को निकालता है और उसके मुंह पर फेंकते हुए कहता है, अपने इस घटिया आवाज़ को अपने अंदर रखो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे पब्लिक के सामने मेरे हाथ को काटने की। उसकी बात सुनकर संजू कहती है, यह सब छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे किडनैप करके लंगूर की शक्ल के। अगर मेरे दोस्त लोगों ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दिया और अगर तुमने मुझे एफआईआर वापस लाने के लिए कहा तो मैं वापस नहीं लूँगी। शुरू से बता देती हूँ, फिर तुम जाना और तुम्हारा जो बड़ा स्टैंडर्ड है ना वह जाने। और एक बात, तुम भला वहाँ पर क्या कर रहे थे। उमंग उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, तुम्हारे साथ तुम्हारे पास कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है क्या। मैं अगर वहाँ पर गाना गा रहा था तो नॉर्मल सी बात है कि मैं उस टीम का एक मेंबर हूँ और एक सिंगर भी। उसकी बात सुनकर संजू की आंखें बड़ी हो जाती और वह कहती है, क्या तुम एक सिंगर हो। अरे वाह। उमंग कहता है, तुम्हारा नाम जो कुछ भी है, आइंदा से कभी ज़िंदगी में मेरे सामने मत आना, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ तुम्हें वार्न करके छोड़ रहा हूँ। अगर आइंदा से तुमने कुछ भी हरकत करी ना तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा।
संजना खड़ी होती है और एटीट्यूड के साथ चलते हुए उसके पास जाती है और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहती है, मिस्टर उमंग, यही नाम है ना? मेरा नाम संजना है, संजना चौहान। और जहाँ तक बात है तुम्हारा मेरे साथ कुछ करने की, तो इसका ख्याल तुम दूर दूर से भी अपने दिमाग में मत लाना, वरना मुझसे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। उमंग उसे खुद से दूर झटक देता है और अपनी उंगलियां दिखाता है। तुम जैसी लड़कियां बस लड़कों को बहकाना जानती हो और कुछ नहीं। संजना उसकी उंगली को अपने गर्दन के पास टिका कर कहती है, तो चलो ना, बहक जाओ ना, मेरे साथ क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। उमंग उसे घिन भरी नज़रों से देखता है और कहता है, चले जाओ यहाँ से और आइंदा से कभी अपनी शक्ल दोबारा मुझे दिखाना भी मत। संजना कहती है, ओके, और उसे एक जहरीली मुस्कान देकर वहाँ से चली जाती है। संजना जैसे ही बाहर आती है अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने खुद बेशर्मी करी, वरना पता नहीं वह आदमी मेरे साथ क्या करता। उसके बाद अपने पॉकेट को चेक करती है, लेकिन उसमें मोबाइल नहीं था। फिर वह आसपास देखती है तो सिर्फ पानी और एक तरफ घना जंगल। संजना खुद से कहती है, ओ माय गॉड, यह मुझे कहाँ लेकर आया है? यह आदमी अगर किसी जानवर ने मुझे खा लिया तो मेरी फैमिली वालों को मेरी लाश तक नसीब नहीं होगी। कीड़े पड़े तुझे, ऐसी जगह पर मुझे लेकर आया है। तभी वह देखती है कि वहाँ पर एक रोड है, वह उसमें चलने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गाड़ी आता हुआ दिखता है। वह अपना हाथ हिलाकर उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन वह गाड़ी उसे लिफ्ट नहीं देती। वह फिर से गाली देना शुरू कर देती है। उसके बाद उसे एक जीप आकर उसके सामने रुकती है। जब संजना उस तरफ देखती है तो वह कोई और नहीं, करण था। करण को देखकर वह खुश हो जाती है और उसकी नज़र उतारते हुए कहती है, सच में तू ही मेरा एक नेटवर्क कनेक्शन है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम मुझे खोज निकालता है मेरे यार। करण उसे अजीब नज़रों से देखता है और कहता है, बस कर, कितना ओवर एक्टिंग करती है। अगर किसी डायरेक्टर ने तुझे इतना एक्टिंग करते देख लिया ना, तो बेचारा अपनी डायरेक्टरी ही छोड़ देगा। वैसे तो इस जंगल में जिंगा लाला क्यों कर रही है? संजना कहती है, पिछली रात कौन सा देखने गई थी, पंगा हो गया। फिर से वही बंदा मिल गया यार, जो बीच पर मिला था। मुझे पता नहीं था वह इतना अच्छा सिंगर है, वरना मैं उससे बदतमीजी नहीं करती। कितने मुश्किल से जान छुड़ा कर भागी हूँ उससे। वैसे यह सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है। और मैं क्या कह रही थी, आज चल हम लोग दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। बोर हो गई हूँ मैं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बस पानी ही पानी है और दिन रात पार्टी। वैसे भी कितनी मुश्किल में भाभी को मना कर आई थी, 2 हफ्ते से तो बाहर ही हूँ। चल चलते हैं। करण कहता है, यह देखो कौन हमें भाषण दे रही है, जो खुद महीने महीने घर से भाग कर रहती है। वैसे तो सही कह रही है, दिल्ली जाना चाहिए, चलो। संजना जीप में बैठ जाती है और कहती है, वैसे तुझे मेरा पता
पता कैसे चला? करण हंसते हुए उसकी तरफ देखता है तो संजना कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? करण कहता है, जानकर क्या करोगी? बस तेरा पता चल गया ना, इतने में खुश रह। संजना कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने मुझ पर जीपीएस लगा कर रखा है। करण अपनी आंखें तिरछी करके उसकी तरफ देखता है और कहता है, तू काफ़ी समझदार है। संजना उसके सिर पर मारते हुए कहती है, क्या मैं तुझे दूध पीती बच्ची लगती हूँ जो तुम मेरे ऊपर जीपीएस लगाकर मुझे ट्रैक कर रहा है? और अगर तूने मुझ पर जीपीएस लगाया था तो रात को ही क्यों मुझे लेने नहीं आया? करण कहता है, मुझे वह बंदा अच्छा लगा और मुझे पता है कि वो तेरे साथ कुछ नहीं करेगा। और एक बात और, तुझे लगा तू मज़े भी कर लेगी उसके साथ, इसलिए मैंने कुछ नहीं करा। लेकिन देखा ना, सुबह सुबह आ गया हूँ मैं तुझे लेने, इसलिए प्लीज़ चिल्लाना बंद कर और चलते हैं। यह कहकर जीप स्टार्ट करता है और दोनों निकल जाते हैं हॉस्पिटल। सभी लोग ऑनी को लेने आए थे। मानवी जब उसके वार्ड की तरफ जा रही थी तभी एक डॉक्टर उसकी तरफ देख कर कहते हैं, हेलो मिस मानवी, आप यहाँ पर कैसे? मानवी जब उस डॉक्टर की आवाज़ सुनती है तब वह पीछे पलटकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, हेलो मिस्टर बद्रा, आप तो आउट ऑफ कंट्री थे, तो अचानक दिल्ली से गोवा क्या करने आए हैं? मिस्टर बद्रा कहते हैं, मैं आपका डॉक्टर हूँ और हाँ, मेरे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था जो कि आप जैसे पेशेंट लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता है। और हाँ, मैंने आपको सजेस्ट किया था कि हमेशा खुश रहना आपको। मानवी मुस्कुरा कर कहती है, हाँ मुझे पता है। और एक बार डॉक्टर, क्या हम केबिन में चलकर बात कर सकते हैं? मिस्टर बद्रा कहते हैं, चलो। फिर वह दोनों मिस्टर बद्रा के केबिन की तरफ चले जाते हैं। जब वह दोनों उनके केबिन में पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से एक डॉक्टर और कुछ पेशेंट की फैमिली मेंबर बात कर रहे थे जिनका ध्यान उनकी तरफ नहीं था। मिस्टर बद्रा कहते हैं, प्लीज़ मिस मानवी सिट डाउन। मानवी बैठ जाती है और कहती है, डॉक्टर, क्या मेरे पास और समय नहीं हो सकता? मिस्टर बद्रा कहते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। कुछ समय पहले जब मैं आपको आपके इलाज के लिए सजेस्ट कर रहा था तब आपने कहा था कि जितने दिन की ज़िंदगी मुझे मिली है मैं उतने में ही खुश रहना चाहती हूँ, और अब आप बोल रही हो कि मेरे पास और समय नहीं है, ऐसा क्यों? मानवी इधर से उधर देखती है और फिर कहती है, मैं किसी से प्यार करती हूँ और उसे छोड़ना नहीं चाहती। अब मिस्टर बद्रा कहते हैं, आपको जो बीमारी है वह काफ़ी सीरियस है, क्योंकि एक चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, दो को नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था ब्रेन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में, और कैंसर जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, अगर आपके बॉडी में सुधार आना शुरू हो जाए तो आप हॉस्पिटल आकर एक बार मुझसे सजेशन ले लीजिएगा। मानवी कहती है, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर वह केबिन से बाहर चली जाती है। कोई था जिसकी आंखें उसकी बात सुनकर एकदम से आग उगल रही थीं और कुछ नमी तैर चुकी थी।
आनी का वार्ड। आनी को डिस्चार्ज मिल चुका था। तान्या उसे सहारा देते हुए बाहर लेकर आती है। तभी अचानक आनी किसी से टकरा जाती है और वो जैसे गिरने वाली थी कि वह लड़का और तान्या दोनों एक साथ उसे संभाल लेते हैं। वेद जो कि पेमेंट करने गया था, वह जब इस सीन को देखता है तो उसकी आंखें कठोर हो जाती हैं, लेकिन लड़के का पीठ उसकी तरफ होने के कारण वह उसे पहचान नहीं पाता। और वहीं आनी जब उस लड़के को देखती है तो वह गुस्से से कहती है, तुम जैसे राक्षस और क्रिमिनल यहाँ पर क्या कर रहा है? और मुझे गिरने से बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन आइंदा से कभी मेरी मदद मत करना। वह लड़का मुस्कुराता है और कहता है, ना ही मेरा नाम राक्षस है और ना ही मैं क्रिमिनल हूँ। मेरा नाम अस्तित्व है और मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। अगर तुम चाहो तो प्यार से मुझे अस्तित्व बुला सकती हो। उसकी बात सुनकर तान्या कहती है, हु आर यू? आनी उसकी तरफ देखकर कहती है, यह वही है जिसने मुझे किडनैप किया था और कल्पना को भी। तान्या कहती है, रुको, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। तभी अस्तित्व के पीछे कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसे सल्यूट मारकर खड़े होते हुए कहते हैं, शराब का भाषण यहाँ पर नहीं है। आपके भाषण के लिए मीटिंग रूम में सभी पेशेंट को बुलाया गया है। अस्तित्व मुस्कुराता है और कहता है, चलो चलते हैं। उसके बाद वह आनी के कान के पास धीरे से आकर कहता है, मीट यू सून, और एक बात संभल के रखना अपने आप को, क्योंकि तुम और मैं बहुत जल्द एक होने वाले हैं। वेद जब अस्तित्व को आनी के इतने करीब देखता है तो वह अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ आता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही पुलिस ऑफिसर अस्तित्व को घेर लेते हैं। अस्तित्व पलटकर वेद की तरफ देखकर कहता है, हेलो, और हाँ, क्या हाल चाल है तुम्हारा? संभाल के रखो इस लड़की को, क्योंकि यह अमानत है मेरी, लेकिन तुम सिर्फ एक केयर टेकर हो। आनी जब वेद की तरफ देखती है तो वेद बहुत गुस्से में था। वह मन में कहती है, यह तो मुझे खुद से दूर करना चाहता है ना, अभी मजा चखाती हूँ। फिर वह अस्तित्व की तरफ देखकर कहती है, कम ऑन मिस्टर अस्तित्व, आपका नाम अस्तित्व है, लेकिन आप किसी राक्षस और नास्तिक से कम नहीं हो, इसलिए ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना बेकार है। अस्तित्व अपनी काली गहरी आँखों से उसकी तरफ देखता है और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के पास कर वहाँ से चला जाता है। वेद जैसे ही उसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है कि आनी तान्या की तरफ देखकर कहती है, चलो चलते हैं। यह कहकर वह धीरे धीरे चलने लगती है तो वेद गुस्से से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाने लगता है। तान्या उन दोनों को देखकर मुस्कुराती है और खुद से कहती है, इन दोनों का सही है, दूर भी रहना चाहते हैं लेकिन पास भी रहना चाहते हैं। अब यही दोनों जाने क्या करना चाहते हैं। पीछे से अभिनय कहता है, इन दोनों में भले ही कितनी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो, अपनी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं और मुझे ऐसे क्यों लोग बहुत पसंद है। भले ही दोनों लड़ाई झगड़ा होते हैं लेकिन एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। उसकी बात सुनकर तान्या कहती है, हेलो, तुम्हें पता भी है
वेद अवनी को दिल्ली में सीधा सचदेवा मेंशन छोड़ने वाला है, ना कि अपने घर ले जाने वाला है। अभिनय कहता है, यह तुम क्या कह रही हो? वह दोनों एक साथ हो चुके हैं, तो वेद उन लड़कों में से नहीं है जो उसे छोड़ देगा। तान्या कहती है, मुझे पता है वेद उन लड़कों में से नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अवनी ने यह सब करके बहुत बड़ी गलती की है? और हाँ, अगर अवनी को वेद से ज़रा भी प्यार होता तो वह यह सब नहीं करती। खैर छोड़ो, मुझे पता है वह दोनों के बीच में चाहे कितनी भी दरारें क्यों ना आ जाएं, दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। रिजॉर्ट। सभी लोग रिजॉर्ट पहुंचते हैं। धैर्य और छवि उठ चुके थे। धैर्य के कमरे से जब छवि बाहर आती है तो सबकी तरफ देख करके कहती है, हेलो एवरीवन। उसके बाद बड़ों को देखकर कहती है, हेलो और अंकल आंटी। और जब उसकी नज़र बाकी लोगों पर पड़ती है तो वह रिस्पेक्टफुली कहती, हेलो माय डियर सीनियर। तभी पीछे से धैर्य उसे खींचकर वापस कमरे में लेकर जाता है और उसे बिस्तर पर पटककर उसके ऊपर आकर कहता है, तुम्हें उन सब से रिश्ता बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और बनाना चाहती हो तो चलो हम दोनों बनाते हैं। यह कहकर वह उसके कॉलर बोन पर किस करना शुरू कर देता है।